कसूर भाग 13। साहिल को खुद से दूर कर रिया ने उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा, पर साहिल उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम खुश नहीं हुई। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। रिया ने उसे घिन भरी नजरों से देखते हुए कहा, और देखोगी भी नहीं, क्योंकि मैं इकलौता पिस हूँ। साहिल ने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए शायद सार्थक तुमसे नफरत करता है, उसके सामने तुम्हारी कोई औकात ही नहीं। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था, जब तुम्हारा सारा रौब उसके सामने कहीं फुस हो गया था। डरपोक कहीं के। रिया ने जैसे साहिल की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। रिया की बातों ने साहिल का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ा दिया था। ये दूसरी बार था जब रिया ने साहिल की ऐसे इंसल्ट की थी। साहिल ने गुस्से में रिया की गर्दन पकड़ ली। अपनी सुहाग रात भूल गई, जब तूने उसका नाम लिया और तेरे साथ क्या क्या हुआ। साहिल ने बेहद गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे, सच्चाई सुनी नहीं जा रही तुमसे। रिया ने जैसे आग में घी डालने का काम किया था। साहिल ने जोर से रिया को फर्श पर पटक दिया। बहुत ज्यादा जबान चल रही है तेरी, रुक तुझे अभी बताता हूँ, कहकर साहिल ने अपनी पेंट से बैट निकाला और रिया को जैसे ही मारने लगा रिया तुरंत वहां से हट गई। साहिल ने गुस्से में रिया की तरफ देखा, कोशिश भी मत करना, अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। रिया ने अपनी जाग से उठते हुए कहा और पास में ही मौजूद फ्लावर पॉट उठा लिया। अच्छा तुम मुझे मरोगी, साहिल ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। देखो मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा, रिया ने उसे वार्न किया। साहिल ने रिया की बातों को इग्नोर किया और उसकी तरफ बढ़ता रहा। रिया की पकड़ पॉट पर कस गई। साहिल अब रिया के काफी करीब था। वो रिया की सारी हरकतों पर गौर कर रहा था। रिया ने अपने हाथ में मौजूद पॉट साहिल के सिर पर मारना चाहा, पर साहिल ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। रिया के हाथ से पॉट छूटकर नीचे गिर गया। रिया खुद को साहिल से छुड़ाने लगी। बहुत हिम्मत लेकर आई हो अपने घर से, पर बेबी ये सारी हिम्मत साहिल के सामने बेकार है। अरे तुम जैसी कितनी ही लड़कियों को संभाला है मैंने, तो तुम कौन हो? हाँ, कहते हुए साहिल ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ कस दी। आह, एक दर्द भरी चीख के साथ रिया की आंखें नम हो गई। ओह, बेबी को दर्द हो रहा है, रिया ने उसके दर्द भरे चेहरे को देखते हुए कहा। पर ये दर्द भी तो तुमने ही चुना था ना बेबी, कहकर साहिल मुस्कुरा दिया। उसने रिया की गर्दन पकड़कर उसने उसे दीवार पर टिका दिया। रिया दर्द से छटपटाकर रह गई। बस ऐसे ही छटपटाती रहो, साहिल ने कहा और उसे अपने साथ खींच कर ले गया। सोफे के पास आकर साहिल ने उसे वहीं बिठा दिया और पास ही पड़ी रस्सी से उसने रिया के हाथ पैर बांध दिए, जो वो अपने साथ ही ले आया था कुछ देर पहले। अब ऐसे ही बंधी रहो 2 दिन भूखी प्यासी, कहकर साहिल ने उसके गाल पर चिकोटी काटी और बेड पर जाकर लेट गया। साहिल को देखते हुए रिया की आंखों में आंसू आ गए, तो साहिल उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसे देखते देखते जाने कब वो नींद की आगोश में चला गया। सुबह जब अंजू की आंखों में हलचल हुई तो सार्थक ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी भी वैसे ही अपने जगह पर सोया हुआ था और अंजू को देखते हुए उसकी गर्दन में दर्द भी होने लगा था, पर उसने अपने चेहरे पर जरा भी भाव आने नहीं दिया। अंजू ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने सार्थक का खूबसूरत सा चेहरा आ गया। वो सार्थक को अपने इतने करीब देखकर एकदम से हड़बड़ा गई थी। वो फौरन उठने लगी, तभी उसने अपनी स्थिति पर ध्यान दिया। अपना हाथ सार्थक के सीने पर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैं इसके इतने पास कैसे आई? कहते हुए अंजू ने पीछे देखा, तो पीछे काफी जगह थी। वो खुद ही सार्थक के करीब आई थी। अंजू ने अभी भी सार्थक के सीने से अपने हाथ नहीं हटाए थे। ये महसूस करते ही अंजू ने फौरन सार्थक के सीने से अपने हाथ हटाए और खुद भी उससे थोड़ा दूर हो गई। उसे अब बहुत अजीब लग रहा था। वो उसी पल उठकर फ्रेश होने चली गई। अंजू के जाते ही सार्थक ने अपनी आंखें खोल दी और उसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कान उभर आई। कुछ देर बाद जब अंजू तैयार होकर आई, तो रूम में सार्थक नहीं था। ये देखकर उसने चैन की सांस ली। इतना नाराज होना सेहत के लिए अच्छा नहीं है दादी,
सार्थक ने अपनी दादी को मनाते हुए कहा, जो दूसरी तरफ मुंह करे सार्थक से नाराज सी बैठी थी। तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी समझा, दादी ने नाराजगी से कहा। दादी, सार्थक ने फिर अपना मुंह खोला पर दादी ने उसे फिर टोक दिया। तुझे जाने के लिए कहा ना। सच में, सार्थक ने मानो कन्फर्म करना चाहा था, पर दादी अब खामोश रही। वो कुछ बोली ही नहीं। ये देख सार्थक धीमे से मुस्कुरा दिया। सच में जाऊं ना? सार्थक के दोबारा पूछने पर भी दादी ने कुछ नहीं कहा। तो अब सार्थक ने दादी के पास से उठते हुए कहा, ठीक है फिर जैसे आपकी इच्छा। रुक, दादी ने उसे टोका तो को अपनी मुस्कान छुपाए दादी की तरफ देखने लगा। तो दादी ने उसे बैठने का इशारा किया। आपने तो जाने के लिए कहा ना? सार्थक ने वापस सवाल किया। तो दादी ने उसे आंखें दिखाई। सार्थक अब चुप करके दादी के पास बैठ गया। अब तू कहीं भी जाए तो अंजू को साथ लिए जाना, उसे भी घूमने का मन होता होगा। कितने दिनों से वो अकेले है, उसे बोर होता होगा। मेरी तो उम्र हो गई है, वरना उसे कहीं घुमा लाती। पर तू तो उसे घुमा सकता है ना? दादी ने कहा तो सार्थक ने उठते हुए कहा, वो बच्ची नहीं है दादी, वो कहीं भी आने जाने को आज़ाद है। टू बी कंटिन्यू।